वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। स्टार्ट करें बेटा, सब बच्चे रेडी? चलिए बेटा, हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। ऑनलाइन वाले बच्चे कनेक्ट हो गए बेटा? नंदिनी, यश, जया, कृष्णा, ओके बच्चों। ऑफलाइन वाले बच्चे रेडी? चलो बच्चों, आज के शेड्यूल के अकॉर्डिंग हम लोगों को आज डिस्कस करना बेटा फाइनल अकाउंट। कल मैंने फाइनल अकाउंट स्टार्ट किया था और आज का लेक्चर भी हम लोगों को फाइनल अकाउंट के लिए रखना था। 2 लेक्चर हम लोगों ने फाइनल अकाउंट के लिए रखे हुए थे, तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा फाइनल अकाउंट। कल मैंने फाइनल अकाउंट चैप्टर के अंदर, अच्छा जो बच्चों हम लोग चैप्टर यहां से करते जा रहे हैं वो आप रिवाइज भी कर रहे हैं घर जाके? ओके बेटा। अच्छा एक इंपॉर्टेंट बात और, मंडे से अपने टाइमिंग को थोड़ा सा अपन बढ़ाएंगे बेटा, क्योंकि 1.25 घंटा अकाउंट जैसे सब्जेक्टिव पेपर के लिए थोड़ा सा कम पड़ता है, तो इसी कैसे मंडे से हम अपने टाइम को इनहेंस करेंगे। चलिए बच्चों, लेक्चर में मैंने फाइनल अकाउंट में सारे एडजस्टमेंट्स आप लोगों को बता दिए थे, और सारे एडजस्टमेंट के बाद मैंने कुछ क्वेश्चन भी, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1, शायद ये क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करा था बेटा, ध्यान है आपको? इसके एडजस्टमेंट डिस्कस करे थे बच्चों, ध्यान है बेटा आपको? चलो इसी बेटा एक और अच्छा क्वेश्चन बनता है। अब देखिएगा, स्टडी मटेरियल का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2। जिन बच्चों ने कल का लेक्चर अटेंड नहीं किया था उन बच्चों को मैं क्लियर कर दूं बेटा। कल मैंने फाइनल अकाउंट स्टार्ट किया था। कल मैंने फाइनल अकाउंट में ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट, उसके बाद हम लोगों ने जमाने भर के एडजस्टमेंट को अलग अलग समझा, ताकि सारे एडजस्टमेंट अलग से निकाल के समझ लेना, तो इसी केस में क्वेश्चन आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। ना अब इसके बाद मैंने कल क्वेश्चन भी आपको कुछ टेक्निकल क्वेश्चन स्टार्ट कराए थे, उसी क्रम में आप देखिए मॉड्यूल का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2, ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और उसके बाद फिर मैं आप लोगों को और भी टेक्निकल एडजस्टमेंट कराता हूं। हाँ जी बच्चों, सेन गुप्ता एंड कंपनी एम्प्लॉय अ टीम ऑफ 8 वर्कर who were paid 30,000 rupees per month for the year ending 31st March 2021। अब आपके पास इंफॉर्मेशन है कि सब मिस्टर सेन गुप्ता नाम के एक पर्सन है, इन्होंने 8 वर्कर की टीम अपने यहां रिक्रूट की है। 8 वर्कर उनके अपॉइंटेड है, और 8 वर्कर को कितना देते हैं? 30,000 रुपए पर मंथ। ये कब के लिए दे रहे? 31 मार्च 2020 के लिए, 21 के लिए। The start of फाइनेंशियल ईयर, मतलब फाइनेंशियल ईयर 21-22 से स्टार्ट होता है। कंपनी रेज सैलरी बाय 10%। ये जो 8 वर्कर को हम 30,000 रुपए पर मंथ दे रहे थे ना, उसको बढ़ाते हमने कितना कर दिया? 33,000 रुपए पर मंथ। ओके, ये कौन से ईयर में कर दिया? नेक्स्ट ईयर में कर दिया। अब आगे 1 अक्टूबर 2021, 1 अक्टूबर 2021 में हायर्ड 2 ट्रेनिंग एट द रेट 21,000 रुपए पर मंथ ईच। हमने अकाउंट ईयर के दिन में 2 ट्रेनिंग भी अपॉइंट किए, उनको सैलरी देते हैं 21,000 रुपए पर मंथ एक ट्रेनिंग को। वर्कफोर्स आर पेड सैलरी फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ एवरी मंथ, 1 मंथ इन अरियर, so that employee receive their salary for January on first working day of February। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था बच्चों। यहां क्या बोला गया था कि हम अपने लेबर को सैलरी या अपने वर्कफोर्स को सैलरी कैसे दे रहे हैं? अगले महीने की 1 तारीख को। इसका मतलब जनवरी वाले महीने की सैलरी हम जनवरी के एरिया में 31 ऑफ जनवरी को देने के बजाय 1 ऑफ फेब को देते हैं। सिमिलरली फेब की जो सैलरी है वो 1 ऑफ मार्च को, सिमिलरली मार्च की जो सैलरी है 1 ऑफ अप्रैल को, और अप्रैल की जो सैलरी है 1 ऑफ मई को। ये पैटर्न सैलरी का इन लोगों ने यहाँ क्वेश्चन में दिया है, और उसी पर ये बेस्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन इंस्टीट्यूट में पूछा हुआ है। यू आर रिक्वायर्ड, अब आपको कैलकुलेट क्या करना है वो चेक करिए। अमाउंट ऑफ सैलरी चार्ज ड्यू टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आपको वो सैलरी का अमाउंट बताना जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज होगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज होगा मतलब ये कौन सा अमाउंट होगा? जो कि एक्रूअल बेसिस पर है, जितना सैलरी इस साल का बनता है। एक्चुअल अमाउंट पेड, आपने सैलरी का कितना एक्चुअल अमाउंट पे करा, ये आप लोगों को बताना है। आउटस्टैंडिंग सैलरी, अब आपके लिए बताइए आउटस्टैंडिंग सैलरी होगी क्या? होगी बेटा
क्योंकि हम जनवरी की सैलरी 1 फरवरी को दे देंगे, फरवरी की 1 मार्च को दे देंगे, मार्च वाले महीने की सैलरी सिस्टम के अकॉर्डिंग 1 अप्रैल को दोगे, लेकिन बैलेंस शीट 31 मार्च के दिन की बनती है, तो मार्च वाले मंथ की सैलरी आपकी 31 मार्च के दिन जब बैलेंस शीट बनाने जाएंगे आउटस्टैंडिंग रह जाएगी। लेकिन हाँ, पिछले मार्च की सैलरी आपने इस साल चुकाई होगी। देखिए कैसे, समझो बच्चों, मेरा सिस्टम कैसे काम कर रहा है। ये लास्ट ईयर था 2021, ये करंट ईयर है 21-22। आपके पास टोटल 8 वर्कर की टीम है, 30,000 रुपए पर मंथ ये आप उन लोगों को पेमेंट दे रहे हैं। नेक्स्ट ईयर से सैलरी बढ़कर हो जाती है 33,000। नेक्स्ट ईयर 1 अक्टूबर को आपने 2 ट्रेनिंग भी अपॉइंट किए, उनकी सैलरी आपको दी 21,000 रुपये पर मंथ। क्वेश्चन आपको पैटर्न बताता है। पैटर्न क्या बताता है कि सब जनवरी वाले महीने की सैलरी हम देंगे कब, 1 फरवरी को। पैट की सैलरी कब देंगे, 1 मार्च को। चलो जी, मार्च वाले महीने की सैलरी कब देंगे, 1 अप्रैल को। तब आप ये बताइए कि इस साल का जो मार्च है उसकी सैलरी आपकी आउटस्टैंडिंग में दे जानी, लेकिन पिछले साल की मार्च की सैलरी आपने कब चुकाई होगी, 1 अप्रैल। देखिए इसका ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे वो समझने चाह रहे हैं। चलो, कृष्णा गुड आफ्टरनून बेटा, नंदिनी, यश, जया, ओके बेटा। इधर बच्चों, यहां तक क्लियर बेटा आपको, यहां तक किसी प्रकार का डाउट बच्चों आपके मन में, सुनना बेटा। अब आपसे पहला पॉइंट पूछा गया था सैलरी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बच्चों आपसे पूछा बेटा सैलरी कितनी पीएनएल में जाएगी। अच्छा, पीएनएल में जाएगी मतलब ये एक्रूअल बेसिस की बात कर रहे हैं, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो हम सैलरी कौन से लेके जाएंगे, जो एक्रूअल बेसिस पर आपकी ड्यू बनती है। अब देखिए आपके पास 8 वर्कर है, तो यश इस साल की सैलरी कितनी बनती है बेटा, 33,000। 8 वर्कर मल्टीप्लाई बाय 12 मंथ। भले आपने मार्च वाले महीने की सैलरी अभी नहीं दी है, लेकिन उन्होंने काम तो कर दिया ना कि सैलरी ड्यू हो गई। चलो इसके बाद 2 ट्रेनिंग है, 21,000 रुपये पर मंथ कर देते हैं आप 2 ट्रेनिंग को। और ये अकाउंटिंग के मूड में आपने रिक्रूट किए थे 1 अक्टूबर को, तो अक्टूबर से लेके अब अभी तक काउंट करेंगे 6 महीने, तो इनका 6 महीने का ये सैलरी बनता है। तो टोटल मिला के सैलरी बनेगा 34,20,000, और उसको हम कहेंगे कि देंगे प्रॉफिट एंड लॉस। गॉट इट बेटा। चलो अब आपसे क्वेश्चन में ये भी पूछा गया था कि सब ड्यूरिंग ईयर में हमने कितनी सैलरी पे की, यानी एक्चुअल पेमेंट। अब देखो एक्चुअल पेमेंट कैसे निकालेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूं 8 वर्कर। वो तो 8 वर्कर को पिछले मार्च की सैलरी आपने इस साल 1 अप्रैल में दी होगी, तो 8 वर्कर की मार्च की सैलरी और ये थी 30,000 रुपए पर मंथ। 8 वर्कर को 1 महीने की सैलरी। चलो इस साल के अप्रैल से तो फेब तक की सैलरी ये बन होगी 33,000 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 11। तो ये आपने सैलरी दी है वर्कर कैटेगरी के लोगों को। अच्छा 11 मंथ कैसे दिया, हमने फरवरी वाला मंथ लिया। कौन सा वाला मंथ छोड़ दिया बच्चों, मार्च। क्यों छोड़ दिया बच्चा मार्च, तो अप्रैल में देंगे, शाबाश। चलो अब अपन बात करते बच्चा दो ट्रेनिंग थे, बोलो जी इनको सैलरी आपने अक्टूबर से लेकर फेब तक की। अक्टूबर की सैलरी 1 नवंबर को दे दी, नवंबर की 1 दिसंबर को, दिसंबर की 1 जनवरी को, जनवरी की 1 फरवरी को, फरवरी की 1 मार्च को। लेकिन मार्च वाली सैलरी भी बाकी है, तो 2 ट्रेनिंग है 21,000 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5। काम उन्होंने 6 महीने किया, लेकिन पेमेंट हमने 5 महीने का करा। मार्च वाली सैलरी अभी भी इनकी आउटस्टैंडिंग है। अब आपसे पूछा जाएगा कि सब एक्चुअल पेमेंट कितना करा, तो देखो जो एक्चुअल पेमेंट हमने करा 33,54,000।
बताओ बेटा, क्या इसमें किसी बच्चों को दिक्कत हो तो बताओ। बहादुर बच्चों, बच्चों इधर बेटा, बच्चों लास्ट बेंच, क्लियर। ऑनलाइन टीम, ठीक है बेटा। अब मेरे को ये बताइए, इन्होंने आपसे ये भी पूछा है कि साहब आउटस्टैंडिंग सैलरी इज ऑन 31 मार्च 2022, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी जब निकालने की बात आएगी तो उसमें मार्च वाले महीने की सैलरी आउटस्टैंडिंग आएगी, और मार्च वाले महीने का आउटस्टैंडिंग कैसे निकालेंगे? तो देखो आप, ये 33,000 रुपए 8 वर्कर के एक महीने के, ओनली फॉर मार्च 2022, 21,000 दो ट्रेनिंग के एक महीने के। इस तरह से देखेंगे तो 3,06,000 ये आउटस्टैंडिंग सैलरी आएगा, और इस आउटस्टैंडिंग सैलरी को हम कहां लेके चले जाएंगे? पीएनएल में तो जाएगा ही जाएगा अपनी जगह, वो ऑटोमेटिकली ऊपर अपने एक्रूवल बेसिस पे निकालेगा, उसमें आ चुका है। डायरेक्ट अगर देखें तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी में, बोलो बेटा क्या है तक सब बच्चों को क्लियर? एक बार चेक करो बेटा, सब बच्चों को क्लियर है बेटा? कृष्णा, ओके कृष्णा, परफेक्ट बेटा, कर सकते बच्चों? अच्छा, कृष्णा का कहना है फर्स्ट वाला कैलकुलेशन एक बार रिपीट कर दीजिए बेटा। फर्स्ट वाला कैलकुलेशन कृष्णा इस तरह से था, आपसे पूछा था सैलरी ट्रांसफर टू पीएनएल, प्रॉफिट एंड लॉस में कितना जाएगा? तो बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस में उतना जाएगा जो ड्यूरिंग ईयर में एक्रूड हुआ, और एक्रूड आप कैसे निकालेंगे? भाई आपके 8 वर्कर है, 33,000 रुपए सैलरी बनती है 8 वर्कर की 12 महीने के लिए। सिमिलरली आपके 2 ट्रेनी है, इनकी भी आप देखो 21,000 रुपए सैलरी बनती है, 2 ट्रेनी की 6 महीने की बनती है। हाँ, पेमेंट भले इनका कितने महीने का हुआ है? 5, लेकिन बनती सैलरी कितने महीने की बेटा? 6। तो ये अमाउंट हम कहां लेके जाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। ये कृष्णा हम लोगों ने कैलकुलेशन करा था, कृष्णा और यश, ये हम लोगों ने कैलकुलेशन करा था एक्रूअल बेसिस पर। बोलिए बच्चों, क्या है तक सब बच्चों को क्लियर? ईमानदारी से बेटा। कल बेटा मैंने फाइनल अकाउंट में ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट ये समझाया था आपको, जमाने भर के एडजस्टमेंट समझाए थे। कल मैंने इससे रिलेटेड एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 भी आपसे डिस्कस किया था, आज मैंने प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस किया। नाउ अब मैं आपको समझाने जा रहा हूं मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी, और मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी को समझाने के बाद उससे रिलेटेड कुछ अच्छे क्वेश्चन जो कि इसके अंदर में आएंगे, उन क्वेश्चन को भी हम यहां पर आज के लेक्चर में डिस्कस करना है। चलिए करिए स्टार्ट। बच्चों मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले तो हम अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को 2 कैटेगरी में बांट लेते हैं। ट्रेडिंग एक्टिविटी वाले ऑर्गेनाइजेशन, यानी ये ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जो रेडीमेड फिनिश गुड्स लेते हैं, रेडीमेड फिनिश गुड्स बेचते हैं, तो ये लोग अपना ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बना देते हैं। लेकिन अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी को ऑर्गेनाइज करने वाले ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं तो लोग रॉ मटेरियल लेते हैं, लेबर अप्लाई करते हैं, मशीनें उन पर प्रोसेस करती है, तब जाके फिनिश गुड्स प्रोड्यूस होता है। अच्छा, यहां इन लोगों को बनाना पड़ेगा बेटा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। कौन सा अकाउंट बच्चा? और मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट एक तरह से इनका फैक्ट्री का अकाउंट है। जैसे मान लीजिए हमारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और यहां हम पेन बनाते हैं, मान लो साल भर में हमने 1 लाख पेन बनाए, तो इस अकाउंट के माध्यम से हम ये निकालने की कोशिश करेंगे कि 1 लाख पेन की लागत कितनी, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी, और ये निकालने की कोशिश करेंगे कि एक पेन की कॉस्ट कितनी। और
उधर अब आप देखिए, ये मैन्युफैक्चरिंग का कौन बनेगा, यहां से गुड्स बन के कहा जाएगा ट्रेडिंग, ट्रेडिंग से जीपी निकल के पीएनएल, और ये जाएगा कैपिटल के अंदर, मतलब बैलेंस शीट में। अच्छा, इन तीन की प्रोसेस की तो बात मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं बात करने जा रहा हूं मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। देखो जी कैसे, हाँ जी बेटा, क्वेश्चन उठता है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट कौन बनाएगा, वो बंदा जो कि इंगेज है मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में। चलिए, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट आप क्यों बना रहे हैं, हम चाहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड निकालो। सपोज करें हमने 1 लाख पेन बनाए हैं, तो हमें 1 लाख पेन की कॉस्टिंग चाहिए, 1 पेन की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट चाहिए। जो ट्रेडिंग करा उसको दिक्कत नहीं है, क्योंकि ट्रेडिंग करने वाले ने तो रेडीमेड गुड्स परचेस कराए। अच्छा, इस अकाउंट को क्लोज कहां करेंगे, इस अकाउंट को हम ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर ले जाके क्लोज करेंगे। परफेक्ट बच्चों, चलिए अब देखिए मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का फॉर्मेट आप कैसे बनाओगे, ये जरा ध्यान से देखिएगा। बच्चों, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाने का पर्पस है कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स निकालना, जो भी गुड्स हमने मैन्युफैक्चर करा उसकी कॉस्ट निकालना। रियल अकाउंट है, फैक्ट्री के तमाम खर्चे यहां पर आएंगे। सपोज करें आपने 1000 टन का प्रोडक्शन किया, तो आप चाहे तो ऊपर प्रोडक्शन भी लिख सकते हैं। अब आप चेक करिए, रॉ मटेरियल को परचेस करना, परचेस करके अपने प्रेमाइसेस में लाना, और उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने की पूरी प्रोसेस करना। कन्वर्ट करने में आपको लेबर भी लगेगा, कन्वर्ट करने में मशीन लगेगी, मतलब मैनुअल ऑपरेशन, मैकेनिकल ऑपरेशन, ये सारे लगेंगे। और उसके बाद बेटा फिनिश गुड्स प्रोड्यूस होगा। और मान लीजिए मैं टेलीविजन बना रहा हूं, समझ करिए साल भर में 1 लाख टेलीविजन बनाए, तो इस अकाउंट के माध्यम से मेरे को 1 लाख टेलीविजन की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट निकालनी, और तब जाके मैं एक टेलीविजन को मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट निकाल पाता हूं, तो एक टेलीविजन का मैं मार्केट में रेट कोट कर पाता हूं। तो इसलिए आप लोगों को क्या काम करना पड़ेगा, कि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट आप बना रहे, मतलब एक तरह से फैक्ट्री का अकाउंट है, रॉ मटेरियल को परचेस करके अपने प्रेमाइसेस तक लाने, उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने, यानी कन्वर्जन की पूरी प्रोसेस, परिवर्तन की पूरी प्रोसेस तक के खर्चे को, फिनिश गुड्स रेडीली एग्जिस्टेंस में आ जाए इस पोजीशन में लाने तक के खर्चों को हमें मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में लेना। देखो जी कैसे, सबसे पहले आपने रॉ मटेरियल परचेस करा। देखो उधर आप परचेस करते थे रेडीमेड फिनिश गुड्स, उधर बच्चों आप परचेस करते थे रेडीमेड फिनिश गुड्स, और यहां परचेस करेंगे आप रॉ मटेरियल। तो आप देखिए आपके पास रॉ मटेरियल का पहले से ओपनिंग स्टॉक हो सकता है। रॉ मटेरियल आपने परचेस करा तो जोड़ दीजिए, परचेस करने पर एक्सपेंसेस हो सकते हैं, क्योंकि कई बार हम रॉ मटेरियल को परचेस करने के लिए ट्रेवलिंग भी करते हैं, टेस्टिंग भी करते हैं, सैंपल भी लेते हैं, फॉरेन ट्रेवल भी करते हैं, न्यूज़पेपर में टेंडर भी निकालते हैं। तो आप देखो एक्सपेंसेस पर परचेस आएंगे। जो गुड्स आपने परचेस किया था उसमें से कई बार कुछ गुड्स डिफेक्टिव आ जाता है, तो उसको हम वापस कर दीजिए परचेस रिटर्न के तौर पे। आखिरी में मान लीजिए आपके पास कुछ क्लोजिंग स्टॉक बच गया, रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक बच गया, तो उसको मैंने माइनस कर दिया, और माइनस कर दिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। अरे इस बात को भी शो करेगा कि मेरे साल भर में 5 लाख रुपए की लागत का मटेरियल कंज्यूम हुआ। बच्चों अगर मान लो अपना पेन बना रहे हैं बेटा, अगर 1 लाख पेन बना रहे हैं बच्चों, तो यहां से ये भी निकल के आ जाएगा कि एक पेन में यहां जो मटेरियल इसके अंदर लगा है 5 रुपए का लगा है। क्लियर सक्षम? चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये तो रॉ मटेरियल कंज्यूम निकाला हमने। अब इस रॉ मटेरियल को लाने के लिए कई बार कैरिज इनवर्ड देना पड़ सकता है, कई बार फ्रेट इनवर्ड लग सकता है, रॉ मटेरियल को लाने के लिए लोडिंग अनलोडिंग के एक्सपेंसेस लग सकते हैं।
रॉ मटेरियल को लाने के लिए लोडिंग अनलोडिंग के एक्सपेंसेस लग सकते हैं। रॉ मटेरियल को लाने के लिए हमें ऑक्ट्राइल ड्यूटी लग सकती है। ठीक इसी तरह से रॉ मटेरियल अगर मान लो हमने किसी फॉरेन कंट्री से मंगाया तो बताओ कि उस पर इंपोर्ट ड्यूटी लग सकती है, बराबर बेटा। रॉ मटेरियल हमने फॉरेन कंट्री से मंगाया, अब उसको हमें कस्टम स्टेशन पे क्लियर कराना है तो वहां आपको क्लियरिंग चार्जेस लग सकते हैं। चलो जी, अब इसके बाद रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। कन्वर्ट करने के लिए आपको डायरेक्ट लेबर लगेगी। डायरेक्ट लेबर में तो वो लेबर होगी जो डायरेक्टली रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने की पूरी प्रोसेस को डायरेक्टली सुपरवाइज, डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर रहे हैं। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे सक्षम नाम का बंदा, नाम भली सक्षम लेकिन है मजदूर, और ये मजदूर सक्षम, गुस्सा नहीं होना, तो गुस्सा हो भी जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सुनो, नाम सक्षम रख लेते बेटे, मजदूर। अब बताइए बंदा फैक्ट्री में मशीन के सामने काम कर रहा है, रॉ मटेरियल उठाता है, भारी भरकम रॉ मटेरियल उठाता है, मशीन के अंदर इंसर्ट करता है, मशीन में इतना टेम्परेचर उसके सामने खड़ा रहता है, फिनिश गुड बनता उतारता है। तो सक्षम जो डायरेक्ट लेबर के तौर पे रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को डायरेक्टली अंजाम दे रहा है, ये डायरेक्ट लेबर है। उनको जो पेमेंट देंगे डायरेक्ट लेबर के तौर पे लेंगे। इनडायरेक्ट लेबर, बहुत से बच्चों के दिमाग में बात आएगी सर इनडायरेक्ट लेबर को प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाओ। ये वो वाली इनडायरेक्ट लेबर नहीं है बेटा, ये फैक्ट्री के अंदर लगी हुई इनडायरेक्ट लेबर है। और यहां इनडायरेक्ट लेबर का मतलब क्या निकला, जो मेन लेबर है उसको सपोर्ट करने वाली लेबर, जैसे मेन लेबर सक्षम है, ये मशीनों के सामने काम कर रहा है, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में अंजाम दे रहा है। लेकिन अब ये जो सक्षम नाम का लेबर है उसको बोलते हैं मशीन के सामने खड़ा दे भाई, अब कच्चा माल उठा के लाना है, तो उसके लिए मेन लेबर को थोड़ी डिस्टर्ब करेंगे। यह जैसे लोग बेरोजगार लोग हैं ऐसे लोग, गुस्सा नहीं, यह जैसे लोग कच्चा माल उठा के ला के रख रहे हैं, फिनिश गुड्स उठा के ले जाके रख रहे हैं, ये इनडायरेक्ट लेबर है और लगी फैक्ट्री के अंदर ही है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में ही कहीं ना कहीं इसका इनडायरेक्टली सपोर्टिंग रोल रहा है, तो इसको भी हम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के अंदर लेंगे, बराबर होगा। सुपरविजन चार्जेस, तो ये सक्षम जैसे लेबर, कितने लेबर है सक्षम 5, बेटा ये 100 लेबर है, एक 25-25 की लाइन है, ये 20-20 की लाइन है, 100 लेबर। अब बताओ 100 लेबर कहीं 100 में जाए, इसे इनके ऊपर एक सुपरवाइजर रखते मोटा, जो ये सारे लेबर को सुपरवाइज करता है। और ये जो सुपरवाइजर को पेमेंट दिया ये भी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में जाएगा। फोरमैन सैलरी, गुस्सा नहीं बेटा, फोरमैन सैलरी, फोरमैन सैलरी, ग्राउंड सैलरी, कोई सुपरवाइजर तो बैठा हुआ एक केबिन में, 4-5 लड़के लगा रखे हो जो कि ग्राउंड के अंदर बाकायदा लेबर को देख रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, उनके काम को सुपरवाइज कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब सुपरवाइजर के भी सपोर्टिंग है। और विजन फैक्ट्री काम करे, इससे मैन्युफैक्चरिंग का काम। टेक्निकल डायरेक्टर की सैलरी, जनरली देखो डायरेक्टर की सैलरी हम कहां लेते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। ये टेक्निकल डायरेक्टर है जो रॉ मटेरियल को किस में कन्वर्ट करने का काम कर रहा है, फिनिश गुड्स, टेक्निकली डिजाइन कर रहे, तो इनकी जो सैलरी वो लेके देंगे मैन्युफैक्चरिंग का अकाउंट। इनडायरेक्ट मटेरियल, यहां पर तो आएगा बेटा डायरेक्ट मटेरियल। यहां पर कौन से मटेरियल की बात करें बच्चों, यहां पर कौन से मटेरियल की बात करें बेटा, इनडायरेक्ट मटेरियल। अब इनडायरेक्ट मटेरियल कौन सा होगा वो सुनो भाई, जैसे हम रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बना रहे वो तो मेन मटेरियल हो गया, इनडायरेक्ट मतलब एक तरह से सपोर्टिंग मटेरियल हो गया। जैसे पूरी फैक्ट्री को क्लीनिंग करने में मटेरियल लग रहा है, मशीनों के मेंटेनेंस में मटेरियल लग रहा है, मशीनों के जो जॉइंट है वहां पे लिब्रिकेंट लग रहा है,
बेटा फैक्ट्री के अंदर जो सांचे हैं, मॉल से डाइज है, उनकी क्लीनिंग के अंदर क्लीनिंग मटेरियल लग रहा है, तो ये सब जो मटेरियल लगेगा ना, ये सब इनडायरेक्ट मटेरियल की कैटेगरी में आएगा। डायरेक्ट फिनिश गुड्स के अंदर उसका कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है, लेकिन फिर भी लग तो फैक्ट्री के अंदर ही रहा है ना। ऑयली सरफेस हो जाती है, उसको क्लीन करने के लिए केमिकल्स वगैरह की आवश्यकता पड़ रही है, क्लीनिंग मटेरियल, ये सब इनडायरेक्ट मटेरियल की कैटेगरी में लेके चलेंगे। चलो, मशीनों को चलाने के लिए आपको पेट्रोल, डीजल, कोल, ऑयल, फ्यूल, मशीनों को चलाने के लिए कोल लगेगा, फ्यूल लगेगा, पेट्रोल है, डीजल है। पावर या इलेक्ट्रिसिटी, कई मशीनें ऐसी होती है हेवी मशीनें जिनके लिए पावर कनेक्शन चाहिए, और छोटे मोटे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट अप्लायंसेस, इनके लिए इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन चाहिए। अभी ट्यूबलाइट, ये पंखे, इनको पावर कनेक्शन से मत जोड़ लेना, ये पंखे को जोड़ लोगे तो एसी बन जाएगा, ऐसा मत करना बेटा। तो बताओ, विद इन फैक्ट्री जो भी पावर या इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा आया, उसको भी मेरे को देना पड़ेगा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के डेबिट में। वाटर चार्जेस, बच्चों वाटर चार्जेस मतलब ये वो वाटर नहीं है जो ड्रिंकिंग वाटर वगैरह की अपन बात करें, वो तो ऑफिस एक्सपेंसेस के तौर पे ले लेते हैं। ये वाटर चार्जेस कौन सा हो सकता है, जहां पर कि या तो वाटर ही हमारी फैक्ट्री में रॉ मटेरियल के तौर पे काम आ रहा है, या फैक्ट्री में टेम्परेचर लेवल को कम ज्यादा करने के लिए, मेंटेन करने के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट है, तो जो वाटर चार्जेस है उसको लेके जाएंगे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के डेबिट में। हाँ जी, अब कुछ और अच्छे पॉइंट जिनको आप ध्यान से देखिएगा। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीन, रिपेयर ऑफ प्लांट एंड मशीन एंड इंश्योरेंस ऑफ प्लांट एंड मशीन। तो जितनी भी असेट हमारे फैक्ट्री प्रेमाइसेस में यूज हो रही है, जैसे प्लांट एंड मशीन, फैक्ट्री बिल्डिंग है, फैक्ट्री में इंटरनल ट्रांसपोर्ट में काम आने वाले व्हीकल है, व्हाटएवर असेट, जो भी असेट फैक्ट्री के अंदर काम आ रही है ना, उनका डेप्रिसिएशन, उनका रिपेयर मेंटेनेंस, उनका इंश्योरेंस, असेट से रिलेटेड बाकी के अन्य खर्चे, वो भी मेरे को ले जाने पड़ेंगे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। अब आप बोलोगे यार ये सब डेप्रिसिएशन तो पीएनएल में ले जाते थे, वहां ये मान के चलते थे फिनिश गुड्स रेडीमेड है, या फिनिश गुड्स मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो ये सारी जो असेट हमें लगी है मैन्युफैक्चरिंग के पर्पज से लगाई है, और एक बार अगर मैन्युफैक्चरिंग बंद कर दे फिर इन असेट में हमें आवश्यकता है। अगर ऐसी असेट है जिसका मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में डायरेक्ट नेक्सस है, बोलिए उनके डेप्रिसिएशन को, उनके रिपेयर मेंटेनेंस को, उनके इंश्योरेंस को, उनके म्युनिसिपल टैक्सेस को और उन संपत्तियों से संबंधित और भी जो खर्चे हैं, वो सारे खर्चे हम लोगों को मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के अंदर लेना पड़ेंगे। डिजाइनिंग एंड ड्राइंग का एक्सपेंसेस, ऑनलाइन कृष्णा का कहना बेटा साउंड क्लियर नहीं, एक बार चेक कर लीजिए बेटा। अंजलि, कृष्णा, यश, नंदिनी, एक बार साउंड चेक कर लो बेटा। जया, साउंड चेक कर लो। हाँ बच्चा, अब जरा ध्यान दीजिएगा, डिजाइनिंग एंड ड्राइंग के एक्सपेंसेस। कई बार हम किसी नए प्रोडक्ट का अगर हमारे पास ऑर्डर आता है तो उसका डिजाइनिंग या ड्राइंग बनवाते हैं, तो डिजाइनिंग और ड्राइंग हमारा टेक्निकल डिपार्टमेंट बनाएगा। साउंड क्लियर है? ओके कृष्ण, तो बोल देना बेटा। हाँ जी बच्चों, डिजाइनिंग या ड्राइंग के खर्चे, अरे मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो तो प्रोडक्ट का डिजाइनिंग और ड्राइंग होगा, बल्कि बार बार हम प्रोडक्ट की डिजाइनिंग ड्राइंग चेंज करते चले जाते हैं। अब जैसे अगर मान लीजिए सोप या डिटर्जेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो भी सोप जो मैन्युफैक्चर कर रही है उसकी डिजाइन को फ्रिक्वेंटली अल्टर करते रहते हैं, तो उसके लिए वो लोग R&D करते रहते हैं। तो ये जो R&D चल रहा है ये कहां चल रहा है? विद इन फैक्ट्री। तो फैक्ट्री के अंदर का खर्चा है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के अंदर जाएगा। रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन एक्टिविटी, कई बार प्रोडक्शन करने के लिए आपको लाइसेंस की आवश्यकता पड़ती है, और मान लीजिए आपके पास लाइसेंस नहीं है, आप किसी दूसरे के लाइसेंस में प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो जितना आप उस लाइसेंस के रॉयल मालिक को रॉयल्टी दे रहे हैं, वो रॉयल्टी हमारे खर्चे के तौर पर आएगा। तो इसका सीधा रिलेशन प्रोडक्शन से।
माइनिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड रॉयल्टी। कई बार बेटा कुछ रॉ मटेरियल माइंस से निकालते, खान खजानों से, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे पेट्रोलियम रिफाइनरी, कच्चा तेल, और भी कई सारे मिनरल, कई सारे नेचुरल रिसोर्सेस हैं जो कि हम जमीन से ले रहे हैं, मतलब उसके लिए उस खदान के मालिक को रॉयल्टी पे करना। तो जो रॉयल्टी है उसको हम लेके जाएंगे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के डेबिट में। एक्साइज ड्यूटी, आप जानते हैं एक्साइज ड्यूटी का नाम सुना बच्चा आप लोगों ने? एक्साइज ड्यूटी लगता है बेटा मैन्युफैक्चरिंग पर। आज की तारीख में एक्साइज ड्यूटी का नाम चेंज होकर जीएसटी हो गया है, सुनेंगे बेटा पक्का? तो आज की तारीख में एक्साइज लगता है किसमें? मैन्युफैक्चरिंग पे। और आप मैन्युफैक्चरिंग में तो कर रहे हैं, यस। अगर मान लो आप 1 लाख इस तरह के पेन मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो उस पर एक्साइज लगेगा, उत्पादन शुल्क। इंग्लिश में बोले सक्षम तो एक्साइज को इंग्लिश में बोलेंगे उत्पादन शुल्क, उत्पादन पे लगने वाला शुल्क। आज की तारीख में जीएसटी हो चुका है। सिमिलरली डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग इन अदर एसेट, रिपेयर मेंटेनेंस इंश्योरेंस। देखो जी फैक्ट्री में जो भी असेट काम आ रही है, भले वो फैक्ट्री बिल्डिंग है या फैक्ट्री फर्नीचर है या फैक्ट्री प्लांटेड मशीन है या फैक्ट्री में और भी जो असेट काम आती है, उन सभी असेट का डेप्रिसिएशन आप ले लो, रिपेयर मेंटेनेंस से ले लो, इंश्योरेंस से ले लो, वो सब मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के अंदर हम लेके जाएंगे। देन पैकिंग, याद करो बेटा रेगुलर लेक्चर में मैंने बारीकी से आपको पैकिंग के एक्सपेंसेस को 3 कैटेगरी में बताया था। पहला आता है प्राइमरी पैकिंग, बेसिक पैकिंग, वो प्रोडक्ट को एक आइडेंटिटी देती है। जैसे मान लीजिए सक्षम इनकी फैक्ट्री है, ये पेस्ट बनाती है, चमको पेस्ट। होता है इनकी फैक्ट्री के अंदर जो पेस्ट मैन्युफैक्चर होकर निकलेगा वो तो लाखों टन पेस्ट लिक्विड फॉर्म में मैन्युफैक्चर हो रहा है। अब उसको 50 ग्राम 100 ग्राम की ट्यूब में पैक करें, दैट इज प्राइमरी पैकिंग। वो प्रोडक्ट को आइडेंटिटी दे रही है। उसके ऊपर थिकनेस वाले पेपर कवर कर दिए जिसपे एमआरपी, मैन्युफैक्चरिंग, जॉब और प्रोडक्ट कंटेंट और ये सारी चीजें, जवानी भर की चीजें हम डेकोरेटिव बना के उसमें प्रिंट कर देते हैं, दैट इज सेकेंडरी पैकिंग। और प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों पैकिंग को मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के अंदर लेके जाएंगे। एक होती पैकिंग फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, जैसे इनकी फैक्ट्री राजस्थान के अंदर है, वो बता राजस्थान से एमपी इनको वो जो टूथपेस्ट भेजना है, तो ऐसे थोड़ी कि एक एक ट्यूब को ऐसे जमा दी गई ट्रक में। बड़े कार्टून में, भले वो हो सकते स्टील के कार्टून हो सकते, वुडन मेटल के कार्टून हो सकते या थिकनेस वाले पेपर के कार्टून हो सकते, उन कार्टून के अंदर वो जो कार्टून है पैकिंग फॉर ट्रांसपोर्टेशन, उसका मैन्युफैक्चरिंग थोड़ी लेके जा सकते हो। क्लियर? चलो ये मैंने फैक्ट्री के तमाम एक्सपेंसेस जो कि बहुत डिटेल में आप सब बच्चों के सामने रखे। अब ये पर कुछ और बातें मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। जैसे जनरल एक्सपेंसेस, कुछ जनरल एक्सपेंसेस देखते हैं पीएनएल में डालते हैं, लेकिन कुछ जनरल एक्सपेंसेस फैक्ट्री में भी तो हो सकते हैं। ठीक, हमारे 500 लेबर काम करती है, सक्षम या यश जैसे 500 लेबर, अब इनको भी हम सब लंच ब्रेक के अंदर ड्रिंकिंग वाटर वगैरह की फैसिलिटी प्रोवाइड करना, जहां प्रॉपर शेड जहां पर की लंच वगैरह कर सके, या इनको लाने ले जाने के लिए हमने ट्रक रखे, ट्रकों में लोड करके इनको लेके आते हैं और घर पे इनको अनलोड करके आते हैं। ऑफिसर के लिए बाकायदा कार भेजेंगे, ठीक है? हाँ, अब बताओ इस तरह के जो खर्चे हो रहे हैं, ये सब खर्चे अगर फैक्ट्री से रिलेटेड है तो उसको मेरे को कहा लेना पड़ेगा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के डेबिट में। पोस्टेज टेलीग्राम, अब देखती है पोस्टेज टेलीग्राम पीएनएल में ले जाने की इच्छा होती है, लेकिन रुक जाओ, नीचे एडजस्टमेंट हो सकता है। पोस्टेज टेलीग्राम का 1/3 पार्ट फैक्ट्री से रिलेटेड है कि फैक्ट्री में भी तो 500 मजदूर रहते हैं, उनकी भी तो पोस्टेज आने जाने की व्यवस्था हो सकती है, और फैक्ट्री से रिलेटेड कई सारे कॉरेस्पॉन्डेंस हो सकते हैं। तो पोस्टेज और टेलीग्राम इस तरह के एक्सपेंसेस दिए, लेकिन नीचे मेंशन कर दिया कि 1/3 फैक्ट्री से रिलेटेड, तो उतना पार्ट हम मैन्युफैक्चरिंग में ले जाएंगे। बोलते हैं तक सब बच्चों को क्लियर? चलो, ये डेबिट में मैंने इतने सारे तमाम खर्चे 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 और खर्चे लिखे। ये सब वो खर्चे हैं जो कि जिनके चर्चे कहां होते, मतलब ये होते कहां है? फैक्ट्री। पक्का? लास्ट बेंच भाई साहब, इधर फर्स्ट बेंच पक्का? हाँ। इधर बेटा बीआरए सारा समझ में?
हाँ चलो, ये तो तमाम खर्चे हमने डेबिट में लिख लिए, और फैक्ट्री में तमाम खर्चे के बाद मजाक कर रहे थे। चलो, फैक्ट्री के अंदर स्क्रैप भी निकलेगा, स्क्रैप निकलेगा तो बेचेंगे भाई, तो जितने आपने खर्चे किए स्क्रैप को बेचने से जाएगा, हम क्रेडिट में लिख रहे हैं। बाय प्रोडक्ट, देखो मेन प्रोडक्ट को बनाते बनाते कई बार एक सेकेंडरी सब्सिडरी अनवांटेड अनइंटेंशनली प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो जाता है। जैसे मतलब हम सोयाबीन ऑयल रिफाइनरी चला रहे हैं, सोयाबीन हमने रॉ मटेरियल के तौर पर लिया, सोयाबीन ऑयल मेन प्रोडक्ट है, सोयाबीन की खली जो निकलती है दैट इज बाय प्रोडक्ट। अगर कोई बाय प्रोडक्ट भी आ रहा है तो बाय प्रोडक्ट को हम यहां पर उसकी एनआरवी पे लेंगे। कौन सी वैल्यू पर? जैसे फैक्ट्री में बाय प्रोडक्ट निकला 50,000 में बिका, 5,000 के सेलिंग के खर्चे लगे, अब बताओ उसका एनआरवी कितना है बेटा? 50,000 में 5,000 घटेंगे तो रेडी तो बेटा 45,000 आएगा, तो 45,000 क्रेडिट में लिखो, कि खर्चे तो डेबिट में होंगे ना बच्चों। चलो, अब आखिर में कुछ लॉट आपके पास डब्ल्यूआईपी में बच सकता है। किसके रूप में बच सकता है बच्चों? उसको नाम क्या देंगे बेटा हम? क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी। और जैसे इस साल क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी है, याद कर बेटा इसी तरह से पिछले साल भी कुछ डब्ल्यूआईपी हो सकता था, और इस साल क्या बन जाएगा? उसको डेबिट में लिखो। तो मान लीजिए इसमें 20% काम हो चुका था, बचा हुआ 80% इस साल हुआ होगा, और ये काम होकर फिर फिनिश गुड्स के तौर पे बाहर होगा। गया पता है, चलो लिख सकते, चलो हाँ ठीक है ठीक ठीक। चलो यहां तक सब बच्चों को क्लियर? सारे एक्सपेंसेस को जोड़ा, क्रेडिट में स्क्रैप को बेचने से जो है माइनस करा, बाय प्रोडक्ट को उसकी एनआरवी पे माइनस करा। ठीक, इसके बाद हमारे पास जब बैलेंसिंग फिगर हम निकालने जाएंगे तो हमारे पास बच जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड, और उसको लेके जाना मेरे को ट्रेडिंग अकाउंट। ये क्या शो करेगा बेटा? ये इस बात को शो करेगा कि हमने कितने की कॉस्टिंग का गुड्स मैन्युफैक्चर करा। बोलो बेटा क्या है तक सब बच्चों को क्लियर? अच्छा चलो कुछ पॉइंट में पूछ सकता हूं आपसे, जवाब दो बेटा। अगर मान लो फैक्ट्री बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन दिया तो बोलो कहां लेके जाओगे? मैन्युफैक्चरिंग। अच्छा ऑफिस बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन दिया तो P&L। अच्छा चलो, फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों को लाने ले जाने के लिए हमने ट्रैक्टर ट्राली और इस तरह से मैन्युफैक्चरिंग। वेरी गुड। और डायरेक्टर मैनेजर डायरेक्टर को लाने ले जाने के लिए कार होती है, उसका डेप्रिसिएशन P&L। सक्षम समझे इतना अंतर है? समझो बेटा? चलो तो बताओ बेटा मैन्युफैक्चरिंग का कौन सा बच्चों को क्लियर? अब मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड क्वेश्चन में पूछ सकता हूं उससे। अब ये बेटा स्टडी मटेरियल का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1। देखो इस तरह का फॉर्मेट ओरिएंटेड क्वेश्चन आएगा तो 3-4 नंबर के आसपास का। लेकिन फुल फ्लेजेड क्वेश्चन अगर हम करने जाएं जिसमें मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट, तो बड़ा क्वेश्चन बनेगा। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। मिस्टर पंकज runs a factory which produce motor spares of export quality। मिस्टर पंकज एक फैक्ट्री को रन करते हैं जहां पर वो प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। अब देखो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस से रिलेटेड आपको डिटेल दिए। अब यहां जब बच्चे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाएंगे आप इन द बुक्स ऑफ मिस्टर पंकज मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंड डेट,
तो याद करो बेटा, रेगुलर लेक्चर के दरमियान मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आप ओपनिंग डब्ल्यूआईपी लेके चलो, बराबर बेटा। अब चेक करो बेटा, क्वेश्चन में ओपनिंग डब्ल्यूआईपी दिया है। चलो जी, अब इसके बाद रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड या रॉ मटेरियल यूज्ड, डायरेक्ट मटेरियल एक तरह से रॉ मटेरियल, इसका आपके पास ओपनिंग स्टॉक होगा, परचेस को जोड़ दो, क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर दो, और सेल्स परचेस रिटर्न तो परचेस रिटर्न को भी माइनस कर दो, तो ऑटो कॉलम में आपके पास आ जाता है कितना रॉ मटेरियल हमारा कंज्यूम हुआ, यूज हुआ। बोलिए बेटा, क्या क्लियर? चलो, डायरेक्ट वेजेस हो सकता है, डायरेक्ट वेजेस जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, मेन वर्कर को हम वेजेस दे रहे जो कि रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने की एक्टिविटी डायरेक्टली खुद अंजाम दे रहा है। और भी अदर कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो तो उसको ले लो। तो अब उसके बाद बच्चे कुछ जो एक्सपेंसेस है जिनको कि हम फैक्ट्री ओवरहेड नाम देते हैं, फैक्ट्री में लगने वाले अदर जो छोटे मोटे और बहुत सारे, देखो इतनी बड़ी फैक्ट्री के अंदर तमाम सारे छोटे मोटे खर्चे लगते हैं, उन सब खर्चों को हम यहां लेके चलेंगे फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर। जैसे इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट वेजेस है, रिपेयर मेंटेनेंस है, डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री साइड है, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीन है। ओके बेटा, चलो ये सारे हमने खर्चे करें, इन सबको डेबिट में लिखा। क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी क्वेश्चन में दिया, क्रेडिट में लिखा। बाई प्रोडक्ट हम एनआरवी पे लेके चलेंगे तो बैलेंसिंग फिगर जब निकल के आएगा तो इस बात को शो करेगा कि इतने की कॉस्ट का गुड्स हमने मैन्युफैक्चर किया। बोलो क्या है? तो क्लियर? देखो इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो 4-5 नंबर तक का एक फॉर्मेट बेस्ड क्वेश्चन बनेगा। इसी तरह का एक क्वेश्चन मैंने रेगुलर लेक्चर के दरमियान आप लोगों को क्लास में कराया था, मॉड्यूल का इलस्ट्रेशन नंबर 2। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को भी आप थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा क्योंकि इसके अंदर यूनिट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी है और उस यूनिट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को भी अपने को वहां लिखना रहेगा। यहां तक कंप्लीट बच्चों? चलिए बेटा, अब अगर मान लो आपके सामने एक डिटेल क्वेश्चन आता है, बच्चों आप निकालिए बेटा मॉड्यूल का रजिस्ट्रेशन नंबर 3। अब देखो इस तरह का अगर टेक्निकल लेंदी क्वेश्चन अगर पूछता है तो इस क्वेश्चन में इंस्टीट्यूट आपसे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी मांगेगा, ट्रेडिंग भी मांगेगा, पीएनएल मांगेगा, बैलेंस शीट भी मांगेगा। अब यहां हम फॉर्मेट को बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दे पाएंगे बेटा। यहां पर हम ठीक है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट को पहले बनाएंगे, देन ट्रेडिंग, देन पीएनएल, देन बैलेंस शीट। थोड़ा हम डिस्कस करते हैं कौन कौन से पॉइंट का इफेक्ट कहां कहां जाना चाहिए। Following is the trial business of Mr. Pandit for the year ended 31st March. ओके बेटा, चलिए आपके पास ट्रायल बैलेंस में इंफॉर्मेशन है। ट्रायल बैलेंस की इंफॉर्मेशन के कितने इफेक्ट देंगे बेटा? अपन एक, सबसे पहले रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के डेबिट में। ओके बेटा, साउंड क्लियर है? क्षमा उपाध्याय, ओके क्षमा, ठीक। हाँ, फिनिश गुड्स का ओपनिंग, हाँ मतलब क्षमा, हाँ फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक है, इसको ले जाना पड़ेगा बेटा ट्रेडिंग अकाउंट। रॉ मटेरियल परचेस करा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के डेबिट में। लैंड एंड बिल्डिंग बैलेंस शीट एसेट, लूज टूल्स बैलेंस शीट एसेट, प्लांट एंड मशीन बैलेंस शीट एसेट, इन्वेस्टमेंट कैश इन कैश एट बैंक बैलेंस शीट एसेट, फर्नीचर पिक्चर बैलेंस शीट एसेट, बीआर डेटर बैलेंस शीट एसेट, ड्राइंग कैपिटल में से माइनस, हाँ सैलरी पीएनएल में जाएगा, कोल फ्यूल मैन्युफैक्चरिंग, फैक्ट्री रेंट, रुक जाओ फैक्ट्री बहुत क्लियर हिंदी में लिखा फैक्ट्री नहीं बेटा, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, जनरल एक्सपेंसेस नहीं बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस। लेकिन नीचे देखो जनरल एक्सपेंसेस को कुछ एडजस्टमेंट दिया है क्या? नहीं दिया है। अगर दिया होता ना कि जनरल एक्सपेंसेस का इतना पार्ट फैक्ट्री से रिलेटेड है तो उसको फिर हम मैन्युफैक्चरिंग में ले जाते, अदरवाइज नहीं। चलिए एडवर्टीजमेंट, पीएनएल, सेल्स रिटर्न, हाँ जी बच्चों सेल्स रिटर्न, हाँ जी नहीं सेल में से माइनस हो तो मेरे को समझ में आता है, लेकिन कहां पर? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट? ट्रेडिंग अकाउंट, बहुत बहुत यूनिक बात है। सेल्स रिटर्न जाएगा ट्रेडिंग, परचेस रिटर्न जाएगा मैन्युफैक्चरिंग। फिर सेल्स रिटर्न होगा फिनिश गुड्स का, परचेस रिटर्न होगा रॉ मटेरियल का।
भाई साहब आ रहा समझ में? हाँ, बैड डेट P&L के डेबिट में लिखने के पहले अगर पहले से कोई प्रोविजन पढ़ा है ना तो पहले प्रोविजन से सेट ऑफ करो। याद करो, टेक्निक बताई थी बेटा मैंने। 2000 का प्रोविजन पड़ा है, 4000 के बेड डेट हुए, अब 2000 का बेड डेट ज्यादा वो P&L में डालो। क्लियर? चलो आगे बढ़ो। डायरेक्ट वेजेस, मैन्युफैक्चरिंग, पावर, मैन्युफैक्चरिंग, इंटरेस्ट P&L, डिस्काउंट अलाउड P&L, कैरीज इनवर्ड, मैन्युफैक्चरिंग। हम ये मान के चलेंगे जो कैरीज इनवर्ड दिया है ना, हम ये मान के चलेंगे जो कैरीज इनवर्ड दिया है ना, एक इस पे दिया है, रॉ मटेरियल को अपने हाथ तक लाने के लिए दिया है। ओके, चलो कैरीज आउटवर्ड P&L, कमीशन पेड P&L, एक्सपेंसेस है। चलो क्रेडिटर्स, बैलेंस शीट लायबिलिटी, परचेस रिटर्न, लास्ट बेंच परचेस रिटर्न, बोलो बेटा, लास्ट बेंच परचेस रिटर्न, परचेस से माइनस, पर परचेस कहां पे मिलेगा? मैन्युफैक्चरिंग, ये ध्यान रखना। कैपिटल, बैलेंस शीट, बिल्स पेबल, बैलेंस शीट लायबिलिटी, बैंक लोन, बैलेंस शीट लायबिलिटी, सेल्स, ट्रेडिंग के क्रेडिट में बैंक ओडी, बैंक ओडी, बैलेंस शीट के लायबिलिटी। चलो अब आपके पास इंफॉर्मेशन है, फिनिश गुड्स ईयर एंड पर बचा है। देखो अब दो इफेक्ट देने पड़ेंगे बेटा एडजस्टमेंट के। हमारे पास फिनिश गुड्स 1,10,000 का बचा है, इसके दो इफेक्ट देने पड़ेंगे, ट्रेडिंग क्रेडिट, बैलेंस शीट असेट। प्रोविजन फॉर बेड डेट टू 5% ऑन डेटर। तो देखो डेटर पे प्रोविजन बनाना है, तो डेटर पे बाकी के जमाने भर के सारे एडजस्टमेंट करने के बाद फिर प्रोविजन फॉर बेड डेट बनेगा। ओके, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन, अब ये कंफ्यूजन पैदा करेगा बेटा, बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन कहां लेके जाए? इसको ले जाना पड़ेगा P&L। क्यों P&L? आपके मन में क्वेश्चन उठेगा सब बिल्डिंग का भी तो डिप्रिसिएशन, फैक्ट्री बिल्डिंग का भी तो हो सकता है डिप्रिसिएशन, लेकिन इन्होंने देखो फैक्ट्री बिल्डिंग का रेंट दिया है। इसका मतलब ये निकला बच्चों कि जो फैक्ट्री बिल्डिंग चल रही है वो किराए के एरिया में चल रही है। समझे बेटा? चलो जी, तो ये जो आपके सामने डेप्रिसिएशन है ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस। प्लांट एंड मशीन का डेप्रिसिएशन, हाँ वो नहीं होता तो फिर हम उसको फैक्ट्री बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन मान सकते थे। यश समझे आप? चलो जैसे प्लांट एंड मशीन का डेप्रिसिएशन, बोलो बेटा जवाब देना पड़ेगा बेटा आज आपको। मैन्युफैक्चरिंग, वेरी गुड, सही जवाब, मैन्युफैक्चरिंग। और एक इफेक्ट और असेट से माइनस। चलिए बेटा एक्रूड कमीशन दिया है। अब जानते बेटा एक्रूड कमीशन हम किसको बोलते हैं? कमीशन कमा लिया लेकिन मिला नहीं, तो कमीशन में ऐड कर देना बैलेंस शीट के असेट साइड। एक्रूड इंटरेस्ट, एक तो इंटरेस्ट में ऐड कर देना इनकम के तौर पे और बैलेंस शीट के असेट साइड। आउटस्टैंडिंग सैलरी, सैलरी में ऐड करो बैलेंस शीट लायबिलिटी। प्रीपेड रेंट, सैलरी, प्रीपेड इंटरेस्ट, सॉरी इंटरेस्ट से माइनस करो बैलेंस शीट के असेट। ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट बनाना। देखो इस तरह का जब क्वेश्चन आएगा ना तो फिर वहां आप फॉर्मेट को बहुत ज्यादा तवज्जो, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के फॉर्मेट को बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दे पाएंगे। क्लियर? चलो जी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन और बनता है मॉड्यूल का, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2। 2 मिनट निकालिए बेटा जल्दी इस क्वेश्चन को। पढ़ो बेटा इस क्वेश्चन को। अच्छा बेटा अकाउंट के लिए अपने को टाइम थोड़ा सा कम पड़ता है, मंडे से हो सकता है इस टाइम को अपने को बढ़ाना पड़े, 1.25 घंटे के बजाय अपने को 1.5 घंटे करना पड़े बेटा। हाँ चलिए आगे बढ़िए। हाँ जी, आपके सामने मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट है, क्रेडिटर अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट है, प्रिपेयर्ड बाय मिस शिवी related to year so and so, there are certain figures missing from this account.
अब देखो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट दे दिया, क्रेडिट अकाउंट दे दिया, रॉ मटेरियल अकाउंट दे दिया, और क्वेश्चन बोला गया कुछ फिगर मिसिंग है। तो जो फिगर मिसिंग है वो अपने को आइडेंटिफाई करना है। जैसे रॉ मटेरियल, अब बताओ रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक है, परचेस दिया ही नहीं इन्होंने, यहां से जो रॉ मटेरियल निकाल के फैक्ट्री में कंज्यूम किया वो भी नहीं दिया, रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक भी नहीं दिया। दे देते तो फिर आपका क्या काम था? ये आपका काम है, क्रेडिटर। जानते बेटा क्रेडिटर किसको बोलते हैं? हाँ जी, जिनसे आपने उधार माल खरीदा। ओपनिंग क्रेडिटर है, क्लोजिंग क्रेडिटर है, क्रेडिटर को पेमेंट है, यहां से बैलेंसिंग फिगर निकलेगा ऑटोमेटिकली क्रेडिटर से परचेस। परचेस। अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी दिया बेटा आपको। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में इन्होंने जो 2-3 फिगर दिए उससे रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में है, इनको ध्यान से देखना। परचेस ऑफ मशीन ₹10 लाख हैज बीन ओमिटेड। 10 लाख रुपए की आपने मशीन खरीदी हुई थी जो बुक्स में हाँ बच्चों, हाँ बच्चों, 10 लाख रुपए की मशीन परचेस की और इस मशीन को बुक में लिखाई नहीं बेटा, तो मशीन पे अपने को 10% के रेट से डिप्रिसिएशन लगाना है। अब बताओ, ऊपर जो डिप्रिसिएशन दिया इसका मतलब डिप्रिसिएशन गलत दिया। ऊपर देखो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के अंदर 2 लाख का डिप्रिसिएशन लिखा है, क्वेश्चन बोले 10 लाख की एक मशीन खरीदी। अब अगर बेटा 10 लाख की मशीन खरीदी है और उसको हम बुक में रिकॉर्ड ही नहीं किए, मतलब बुक में रिकॉर्ड होने से रहेगी तो उसमें डिप्रिसिएशन लगने से रह गया। तो 10 लाख का 10% 1 लाख, 1 लाख का डिप्रिसिएशन लगना चाहिए। मतलब यहां पर जो डिप्रिसिएशन दिया हुआ है वो गलत दिया है, तो डिप्रिसिएशन के अमाउंट को सुधारना पड़ेगा बेटा। चलो ठीक, इसके बाद वेजेस इंक्लूड, वेजेस में शामिल है, देखो ऑफिस से रिलेटेड वेजेस भी शामिल है, तो वो गलत है, हटाना पड़ेगा बच्चों। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आप देखेंगे ऊपर डायरेक्ट एक्सपेंसेस यहां आपको दिए हुए 244, बट डायरेक्ट एक्सपेंसेस इंक्लूड, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या क्या शामिल है वो चेक करो। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 80,000, 30% पर्टेनिंग टू ऑफिस, 30% ऑफिस से रिलेटेड है, हटाना पड़ेगा बेटा उसको। फ्यूल चार्जेस, चलो ये तो फैक्ट्री का एक्सपेंसेस है, रहने दो। फ्रेट इन, ये भी फैक्ट्री का चार्जेस है, रहने दो। डिलीवरी चार्जेस टू कस्टमर, ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा, इसको हटाओ। अब जब आप इस क्वेश्चन को करने जाओगे ना तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखो रॉ मटेरियल अकाउंट से रिलेटेड आपके पास जो जो भी इंफॉर्मेशन थी, यहां एक इंफॉर्मेशन थी वो लिख दी मैंने। क्रेडिटर से रिलेटेड आपके पास 3 इंफॉर्मेशन थी वो लिख दी। हाँ, मेन मुद्दा रहेगा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। अब देखो जी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में क्या ध्यान रखना पड़ेगा आपको। सबसे पहले तो वेजेस, बताओ जी, वेजेस दी हुई थी 3.5 लाख, लेकिन इसमें 50,000 की वेजेस ऑफिस से लेटे दे रहे, तो ऐसे केस में डायरेक्ट वेजेस 3 लाख है तो 3 लाख रुपए लिखना पड़ेगा। डिप्रिसिएशन 2 लाख रुपए की बनता, 10 लाख रुपए की मशीन पे 10% का डिप्रिसिएशन नहीं लगा हुआ है। क्यों नहीं लगा? क्योंकि मशीन ही रिकॉर्ड नहीं करी थी। अब लिया तो टोटल डिप्रिसिएशन कितना हो गया? 3 लाख। तो 3 लाख रुपए के डिप्रिसिएशन को यहां लेना पड़ेगा आपको। समझ रहे बेटा? हाँ, मजाक नहीं बेटा, क्लियर? चलो अब बात करते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। 2,44,000 इज गिवन इन द क्वेश्चन। इसमें देखो ऑफिस से रिलेटेड खर्चा था 80,000 का, 30% वो हटाओ। डिलीवरी एक्सपेंसेस से सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन थे, मतलब फैक्ट्री के खर्चे नहीं थे, इसको भी हटाओ। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपके कितने बनेंगे? 2 लाख रुपए। ये 2 लाख रुपए हम यहां लिखेंगे। मतलब जो पुरानी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के अंदर आइटम लिखी हुई तो गलत थी, हमने उन एक्सपेंसेस को यहां पर सुधारा। चलो अब इसके बाद एक और करेक्शन करना पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड क्वेश्चन में गिवन था आपको 17,94,000। देखो जरा क्वेश्चन में गिवन है,
पक्का बेटा? क्लियर बच्चों? अब समझो बेटा, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड गलत दिया हुआ है क्योंकि उसके अंदर एक्सपेंसेस ही गलत थे, उसको रेक्टिफाई करें। एक तो 1 लाख रुपए का डिप्रिसिएशन कम लिखा हुआ था, वो लिखो, उससे कॉस्ट बढ़ेगी। वेजेस आपने 50,000 के गलत शामिल करके हटा दो। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में 44,000 रुपए फैक्ट्री से रिलेटेड नहीं था, वो भी हटा दो। अब मेरे पास आ जाएगा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में कितना कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड जाएगा, ये लिखा जी हमने। अब यहां से जब बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे तो रॉ मटेरियल यूज निकल के आएगा, और ये रॉ मटेरियल यूज को ऊपर लिखेंगे हम। चलो, क्रेडिटर अकाउंट को बंद करोगे तो यहां से निकल के आएगा परचेस, और ये परचेस को इधर लिखा, तब जाके बैलेंसिंग फिगर निकल के आएगा रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक। अच्छा क्वेश्चन है बेटा, इसको करना है याद से, पक्का बच्चों? तकरीबन 7-8 नंबर तक का क्वेश्चन, 8 नंबर तक का भी क्वेश्चन बन सकता बेटा। ओके बेटा, यहां तक सब बच्चों को क्लियर? अब चूंकि आप लोगों को मॉड्यूल के अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चन कम है, तो मैंने इसके अंदर के भी तमाम क्वेश्चन आप लोगों से डिस्कस किए थे। चलो, मैं टेक्निकल एडजस्टमेंट डिस्कस करने जा रहा हूं, एडजस्टमेंट फटाफट बताते जाओ। इंक्लूडेड अमंग डेटर 3,000 ड्यू फ्रॉम राम एंड इंक्लूडेड अमंग क्रेडिटर 1,000 ड्यू टू हिम। राम का नाम आपने डेटर के रूप में 3,000 रुपए से शामिल कर रखा और राम का नाम क्रेडिटर में 1,000 रुपए से शामिल कर रखा, मतलब राम को आपने डेटर क्रेडिटर दोनों में शामिल कर रखा है। डेटर में 3,000, क्रेडिटर में 1,000। कायदे से देखा जाए तो राम से आपको नीट खींच लेने 2,000, डेटर में 2,000 आनी चाहिए। 3 दिख रहे हैं तो डेटर में से 1,000 हटा दो, और क्रेडिटर में 1,000 गलत दिख रहा तो वो हटा दो। यानी इसका सीधा सा तरीका, दोनों में से जो अमाउंट कम है वो डेटर क्रेडिटर दोनों तरफ से हटा दो। चलो, पर्सनल परचेस ऑफ हरी अमाउंट 600 रिकॉर्डेड इन परचेस डे बुक। हरी का पर्सनल परचेस था, उसको आपने परचेस डे बुक के अंदर डाल दिया। ड्राइंग्स था, आपने परचेस में डाल दिया, तो परचेस माइनस ड्राइंग्स में 8। अब क्वार्टर ऑफ प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंसेस टू बी कैरी फॉरवर्ड। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का अब क्वार्टर मतलब 1/4 पार्ट कैरी फॉरवर्ड करना है। बोलो बेटा, इसका मतलब क्या निकला? सोचो बच्चों। कैरी फॉरवर्ड करना मतलब वो प्रीपेड है, तो जितना आपको प्रिंटिंग स्टेशनरी दिया है ना, उसका 1/4 निकालना, उसको प्रीपेड मानना, एक्सपेंसेस से माइनस करेंगे, बैलेंस शीट के एसेट साइड में ले जाएंगे। चलिए, क्रेडिट परचेस इनवॉइस वुड बी 400 हैड बीन ओमिटेड फ्रॉम बुक्स। आपने 400 रुपए का कोई उधार माल खरीदा था और वो इनवॉइस बुक में रह गया। परचेस करा था आपने, उधार परचेस करा था, और आप बताओ बेटा उसकी एंट्री रह गई, तो आप बताओ परचेस की एंट्री क्या बनती है? परचेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, तो एक तरफ परचेस बढ़ाओ, दूसरी तरफ क्रेडिटर भी बढ़ेंगे। चलो, ये एक अच्छा क्वेश्चन बताओ जी। इस क्वेश्चन के अंदर एक पॉइंट दिया हुआ था आपको, इन लोगों ने क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया था, लेकिन फाइनल काउंट का क्वेश्चन इसमें इन्वेंट्री का कंसेप्ट मर्ज करा। क्लोजिंग स्टॉक वाज नॉट टेकन, हम क्लोजिंग स्टॉक 31 मार्च के दिन गिन नहीं पाए। वाज डन ऑन 7th ऑफ अप्रैल। क्लोजिंग स्टॉक गिनने का काम कब करा हमने? 7 अप्रैल। ये सब क्वेश्चन है बेटा आपके बुक में, सॉल्यूशन देखने से मतलब नहीं बेटा, गलत बात है। ओके, तो आप बैलेंस शीट 31 मार्च के दिन बना रहे हैं, स्टॉक गिनने का टाइम मिला नहीं आपको, आप व्यस्त थे, व्यस्त थे। स्टॉक गिना कब? 7 अप्रैल। 1 और 7 के बीच के ट्रांजेक्शन दिए, 2,50,000 रुपए का माल आपने बेचा,
1 और 7 के बीच में 2.5 लाख रुपए का माल बेचा तो माल गया कि नहीं, स्टॉक कम हो गया कि नहीं, 31 के दिन मालिक है कि नहीं, ऐड करेंगे कि जोड़ेंगे, ऐड करेंगे। कितना, 2.5 लाख में जो प्रॉफिट एलिमेंट है वो हटाने के बाद, क्योंकि जब आप 7 तारीख को स्टॉक गिनने गए तो उस समय लॉट गिनने में नहीं आया, 31 के दिन हम इस माल के मालिक है, क्या करेंगे इसको, 8। अच्छा, 1 और 7 के बीच में आपने 1.50 का परचेज भी करा, तो हम मान के चलेंगे गुड्स आ गया, तो स्टॉक हटाओ उसको। बोलो बेटा क्या है, तक क्लियर है, पक्का? हाँ जी बच्चों, और अच्छे क्वेश्चन मैंने आप लोगों को यूनिक क्वेश्चन कराए थे, ये तमाम क्वेश्चन है बेटा ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था जो मैंने क्लास में कराया बेटा आप लोगों को, बहुत ध्यान से सुनना जा रहा है इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में बाकी तो एडजस्टमेंट अपन करेंगे, लेकिन सबसे यूनिक एडजस्टमेंट था पॉइंट नंबर 7। पॉइंट नंबर 7 को एक बार पढ़िए। चलो करो मैं स्टार्ट। अब ये एडजस्टमेंट बच्चों बहुत यूनिक एडजस्टमेंट दिया था फॉर द पर्पस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक इन लोगों ने नहीं लिया, लेकिन निकाल सकते थे। देखो कैसे, बैंक ओवरड्राफ्ट इज सिक्योर्ड अगेंस्ट हाइपोथिकेशन ऑफ स्टॉक। आपको जो बैंक ने ओडी दिया वो स्टॉक पे दिया है। बैंक ओवरड्राफ्ट आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च कंसिडर 80% ऑफ द रियल वैल्यू ऑफ स्टॉक आफ्टर डिडक्टिंग 20% मार्जिन। मतलब ये निकला कि आपका अगर स्टॉक का रियल वैल्यू 100 रुपए है तो बैंक यहां पर मार्जिन रखता है। बैंक कितने % का मार्जिन रखता है? तो बैंक वैल्यू मान के चलता है 80 रुपए। नाउ क्वेश्चन आगे बोलता है आफ्टर एडजस्टिंग मार्जिनल वैल्यू, मतलब मार्जिन एडजस्ट करने के बाद 80% ऑफ सेम, उसका 80% अलो टू ड्रॉ। मतलब बैंक ओडी लेने की परमिशन कितनी है? 80 रुपए का भी 80%। बोलो जी कितना आएगा? 64। अब यहां आप देखो आपके पास ये है कि स्टॉक अगर 100 रुपए का है तो ओडी कितने का है? 64। और क्वेश्चन में ऊपर चेक करो ओडी दिया हुआ है, ओडी दिया तो हम स्टॉक निकाल सकते हैं। ये सब अगर ओडी 64 है तो स्टॉक 100 का था, और अगर ओडी ऊपर चेक करो बेटा ओडी कितना दिया क्वेश्चन में? 80,000 देखो लिखा है, याद करके बोलने से मतलब नहीं निकलता बेटा। अगर 80,000 ओडी है तो स्टॉक कितना? यहां जब वर्किंग करेंगे 64 डिनोमिनेटर में जाएगा, 80,000 ऊपर जाएगा, 100 ऊपर जाएगा। वो कितना है बेटा? 1 लाख। तो 1,25,000 ये निकल के आएगा बच्चों क्लोजिंग स्टॉक। और ये क्लोजिंग स्टॉक के 2 इफेक्ट देंगे, ट्रेडिंग के क्रेडिट और बैलेंस शीट के असेट। यानी सीधी सी बात है, क्वेश्चन ये बोलना चाहता है बैंक ओवरड्राफ्ट इज सिक्योर्ड अगेंस्ट हाइपोथिकेशन ऑफ स्टॉक। बैंक ओडी आपको मिला स्टॉक पे,
बैंक हैज बीन कंसिडर 80% ऑफ द रियल वैल्यू ऑफ स्टॉक। स्टॉक आप 100 रुपए का दिखा रहे हो तो बैंक उसको 80 रुपए का मानती है। देन आफ्टर एडजस्टिंग मार्जिन, मार्जिन को एडजस्ट करने के बाद उस वैल्यू का 80%, मतलब ये 80 रुपए का भी 80% अपने को फंडिंग होता है, मतलब 64। बस अब अपन निकाल सकते हैं यूनिटरी सिस्टम से कि सब 64 का ओडी है तो स्टॉक कितने का, 80,000 का ओडी तो स्टॉक कितने का, तो स्टॉक निकल के आएगा 1.25। और बताओ बेटा 1.25 के कितने फेंक देंगे, 2। ट्रेडिंग क्रेडिट, बैलेंस शीट, एसेट। चलिए बेटा कर सकते हैं बच्चों ईमानदारी से बेटा। ये फाइनल अकाउंट के क्वेश्चन, इसके अंदर के भी क्वेश्चन को अपने को ट्राई करना है। चलिए बच्चों आज के सभा को यहां पर हम विराम देते हैं। सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स लॉट।